अपेक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर मानव तंत्र का नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। कल हमने बात की थी जनन तंत्र की, जनन की परिभाषाओं के बारे में बात की थी। जनन होता क्या है, जनन किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था सजीवों में अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। तो जनन के बारे में हमने कल बात की थी। जो अभी लाइव नहीं आए हैं, मेरा उनसे निवेदन है वो तुरंत लाइव आ जाए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अपन इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे नर जनन तंत्र के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मनुष्य का नर जनन तंत्र। तो देखें नर जनन तंत्र क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बात यह है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं नर जनन तंत्र। मनुष्य का नर जनन तंत्र क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है। ये ध्यान रखें, मैंने आपको समझाया था कि जो मनुष्य का नर जनन तंत्र है वो मुख्यतः किन किन चीज़ों से मिलकर बना है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो मनुष्य का जो नर जनन तंत्र है मुख्यतः दो चीज़ों से मिलकर बना हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था कौन सा, प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या पढ़ा था भाई, प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। और दूसरा हमने पढ़ा था क्या, द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या पढ़ा था, द्वितीयक लैंगिक अंग। लैंगिक अंग, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंगों के तौर पर हमने ये पढ़ा था कि मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वृषण, जिनको क्या कहते हैं, टेस्टिस। क्या कहते हैं, टेस्टिस। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, जिनको टेस्टिस कहते हैं। तो ये प्राथमिक अंग होते हैं। कौन से होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग। किसके, नर जनन तंत्र के। नर जनन तंत्र के द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं, जो जनन तंत्र में भाग लेते हैं, किसको छोड़कर, वृषण को छोड़कर जो भी अंग नर जनन तंत्र में भाग लेते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करें तो एक होता है वृषण कोश। क्या होते हैं, वृषण कोश, जिसमें कि वृषण स्थित होते हैं, तो वृषण कोश। फिर पाया जाता है शुक्रवाहिनी। क्या पाई जाती है, शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी के बाद में एक आता है शुक्राशय। क्या आता है, शुक्राशय। और शुक्राशय के बाद में एक चीज आती है, ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बोलेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में आता है मूत्रवाहिनी। क्या आता है, मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी के बाद में आता है शीशन। शीशन। तो ये सभी जो भाग है, उन ये सभी भाग जो मिलकर क्या बनाते हैं, नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। नर जनन तंत्र का निर्माण मुख्यतः प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों से मिलकर होता है। प्राथमिक लैंगिक अंग व द्वितीयक लैंगिक अंगों से मिलकर होता है। ऐसे ही आपको एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही आपको शुरुआत में लिखना पड़ेगा कि नर जनन तंत्र का इंट्रोडक्शन में, परिचय में क्या लिखेंगे, नर जनन तंत्र का निर्माण प्राथमिक लैंगिक अंग व द्वितीयक लैंगिक अंगों से मिलकर होता है। प्राथमिक लैंगिक अंगों के तौर पर सामान्यतः क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण। एक जोड़ी। कितने होते हैं, एक जोड़ी का मतलब दो। तो एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक लैंगिक अंगों के तौर पर वृषण कोश, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रवाहिनी व शीशन, पेनिस, इन सब से मिलकर लैंगिक नर जनन तंत्र का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र का डायग्राम भी बनाएंगे अपन और उसको समझेंगे कि ये सारे जो अंग है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र के डायग्राम के बारे में कि नर जनन तंत्र कहाँ से शुरू होता है। तो हमने देखो एग्जाम की व्यू से सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था। और उत्सर्जन तंत्र में एक ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसको अपन कहते थे, क्या कहते थे भाई, मूत्राशय। क्या कहते थे, मूत्राशय। और मूत्राशय में ऊपर से इस प्रकार की दो नलिकाएं आकर इसमें खुलती थी, जिनको अपन क्या कहते थे, मूत्रवाहिनियाँ। तो मूत्रवाहिनियाँ इस मूत्राशय में आकर खुलती थी और इनको तो अपन कहते थे मूत्रवाहिनियाँ। मूत्रवाहिनियाँ, इनको अपन कहते हैं
मूत्राशय, क्या कहते हैं, मूत्राशय। और जो यहाँ से इस प्रकार से जो आगे जा रहा है इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मूत्र मार्ग। क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग। ये चीजें हमने किस में पढ़ी थी, उत्सर्जन तंत्र में। किस में पढ़ी, उत्सर्जन तंत्र में, कि यहाँ यूरिया के मूत्र के रूप में मूत्र यहाँ पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब अपन पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में भी ये ध्यान रखें कि नर जनन तंत्र में एक इस प्रकार से एक नली आती है, ये इस प्रकार की एक नली होती है, और जो ये नली होती है वो आकर कहाँ पे, वृषण में। कहाँ पे, वृषण, यानी टेस्टिस से जुड़ी हुई होती है। तो ये होता है टेस्टिस, वृषण। और वृषण के ऊपर इस प्रकार का एक और संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं वृषण कोश। क्या बोलेंगे, वृषण कोश। तो ये वृषण कोश होते हैं जो वृषण के चारों तरफ पाए जाते हैं। इस प्रकार से वृषण कोश होते हैं, अंदर होते हैं, क्या होते हैं, वृषण। क्या होते हैं, वृषण। और यहाँ से अपन बात करते इसके बारे में लिख देते हैं। तो ये है वृषण कोश। क्या है, वृषण कोश। और वृषण कोशों के अंदर जो स्थित स्ट्रक्चर है उसको अपन कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं, वृषण। हमने एक साइड का डायग्राम बनाया एक ही वृषण का, तो ये वृषण के अंदर की स्ट्रक्चर की बात हुई। और फिर अपन इसकी बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन शुक्र वाहिनी। क्या बोलेंगे, शुक्र वाहिनी। तो ये कहलाती है शुक्र वाहिनी। तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पे शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। और शुक्र वाहिनी एक इस प्रकार की बीच में स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे उसके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो ये तो हो गई, क्या हो गई, ये तो हो गई क्या, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी। और ये शुक्र वाहिनी एक इस प्रकार का एक बल्ब नुमा, थैली नुमा स्ट्रक्चर बनाती है छोटी सी, जिसको अपन क्या कहते हैं, जिसको अपन कहते हैं क्या, जिसको अपन कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं, शुक्राशय। तो उसको अपन शुक्राशय कहेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार की, इसको अपन क्या नाम दे दिया, शुक्राशय। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये शुक्राशय। क्या नाम लिखा, शुक्राशय। तो ये देखो वृषण, वृषण जिसमें स्थित होता है उसके चारों तरफ जो आवरण होता है उसको वृषण कोश कहते हैं। और एक नली निकलती है इनमें से जिसको अपन क्या कहते हैं, शुक्र वाहिनी। क्या कहेंगे, शुक्र वाहिनी। और शुक्र वाहिनी एक ऐसे बल्ब नुमा या थैले नुमा आकृति बनाती है जिसको क्या कहते हैं, शुक्राशय। और जो ये नली है वो इस प्रकार से मूत्राशय के ऊपर वाले भाग से होती हुई इधर से इस प्रकार से एंटर होती है। और ये आपको डायग्राम ऐसे ही एग्जाम में बनाना है। और यहाँ से ये जो मूत्र मार्ग है ये नली भी इसके साथ जुड़ जाती है। इधर एक और टेस्टिस होगा वो भी नली इसमें से जुड़ती है। और ये फिर नली इस प्रकार से आगे आगे पहुँचती है। और जब ये आगे पहुँचती है तो क्या होता है, ये दोनों नलियाँ यहाँ तक तो मिल जाती है। जब देखो शुक्राशय के बाद में जो ये नली है इसको बोलते हैं स्खलन वाहिनी। क्या बोलेंगे, स्खलन वाहिनी। तो ये स्खलन वाहिनी होती है भाई, स्खलन, स्खलन वाहिनी। ये भी ध्यान रखें एग्जाम में आ सकता है आपके। तो स्खलन वाहिनी। अब देखो स्खलन वाहिनी के बाद में ये स्खलन वाहिनी आके मिलती है मूत्र मार्ग के साथ। तो यहाँ पे एक पाई जाती है ग्रंथि। क्या पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है। तो उस ग्रंथि के बारे में आपको डायग्राम बता देता हूँ कि यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है। इस प्रकार से एक ग्रंथि पाई जाती है अखरोट के समान, आपकी किताब के अनुसार अखरोट के समान एक इस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। और उस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं भाई, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पे होती है और यहाँ से फिर ये नली आगे निकलती है। तो इसमें मूत्र मार्ग वाली नली भी आ गई और कौन सी आ गई, कौन सी आ गई, शुक्राणुओं को त्यागने वाली नली भी आ गई जिसको स्खलन वाहिनी वाली। स्खलन वाहिनी और मूत्र मार्ग दोनों मिलकर यहाँ पे मूत्र जनन नली का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों इस प्रकार से यहाँ मिल जाते हैं और किसका निर्माण करेंगे, मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे, मूत्र जनन मार्ग का निर्माण करेंगे। तो ये तो हो गई अखरोट के समान एक ग्रंथि। क्या हुई, अखरोट के समान एक ग्रंथि जिसका नाम मैंने आपको बताया कौन सा, प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या हुई, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब अपन इसमें देखो एक इस प्रकार से ट्यूब निकल कर आगे जाती है और ये जो ट्यूब होती है इस ट्यूब को अपन क्या कहेंगे, मूत्र जनन मार्ग।
और मूत्र जनन मार्ग के बाद में यहाँ पे एक मांसल संरचना होती है। इस प्रकार से ये मांसल संरचना इसके ऊपर होती है, मांसल संरचना पाई जाती है। और इस मांसल संरचना को अपन कहते हैं, मांसल संरचना को कहते हैं पेनिस, यानी शीशन। क्या कहेंगे? शीशन। तो ये शीशन वाला भाग रहता है, आगे वाला भाग शीशन कहलाता है। और पीछे वाला भाग यहाँ पे क्या है, वो ये वाली जो ग्रंथि बताई मैंने कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे की जो स्ट्रक्चर मैंने बताई वो है किसकी? शीशन की, यानी पेनिस की। ये इस प्रकार से एक पेनिस होता है, शीशन, जो कि बेलनाकार अंग है, मनुष्य में बेलनाकार अंग होता है। और उसमें अपन बात करते हैं तो उसमें ये कहलाता है शीशन। और इसके अंदर जो नली है इसको कहेंगे मूत्र जनन नलिका। मूत्र जनन नलिका कह सकते हैं या मार्ग कह सकते हैं। यहाँ पे जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं मूत्र जनन मार्ग। क्या बोलेंगे? छिद्र, मूत्र जनन छिद्र। तो मूत्र जनन छिद्र कहलाता है ये वाला भाग, मूत्र जनन छिद्र। तो ये कहलाता है, जो कंप्लीट डायग्राम है, ये जो चित्र है वो है किसका? मानव जनन तंत्र, मानव नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है। तो ये आपको एग्जाम में बनाना है इस प्रकार का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस प्रकार से। तो ये जो एग्जाम की व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये सबको आना चाहिए इस प्रकार का। ये इस प्रकार का डायग्राम होता है मनुष्य का, नर जनन तंत्र का। तो ये सबको आना ही चाहिए। तो इस डायग्राम में आपने क्या क्या देखा? इसमें देखा प्राथमिक लैंगिक अंग, और क्या देखे? द्वितीयक लैंगिक अंग। तो द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में भी आपको आना चाहिए कि द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होते हैं, और उसके बारे में भी हमने बात की थी। तो द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, द्वितीयक लैंगिक अंग। तो ये ध्यान रखें, यह मनुष्य का नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र हुआ, जिसमें एक जोड़ी तो वृषण पाए जाते हैं। हमने एक साइड का डायग्राम बनाया, तो एक जोड़ी वृषण होते हैं। और वृषण के साथ साथ में हमने ये पढ़ा कि इसमें द्वितीयक लैंगिक अंग भी होते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन से होते हैं? तो वृषण के बाद में वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, फिर कौन सा? स्खलन वाहिनी या प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन। तो ये सभी मूत्र मार्ग, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? द्वितीयक लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये एग्जाम में आपको बनाना है डायग्राम। प्राथमिक लैंगिक अंगों के तौर पर क्या पाए जाते हैं? वृषण। द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि और शीशन। ये सभी द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। जो वृषण है इनका अपन पहले एक्सप्लेन करेंगे। वृषण क्या होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं और किस में स्थित होते हैं? वृषण कोशों में स्थित होते हैं। तो इनके बारे में भी अपन बात करेंगे कि ये किस में स्थित होते हैं और कहाँ पे होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे अपन किसके बारे में? वृषण कोशों के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर वृषण स्थित होते हैं। ये वृषण को क्या करते हैं? ताप का नियंत्रित करते हैं। और फिर अपन बात करेंगे कि शुक्रवाहिनी, यानी वृषणों में से एक महीन नलिकाएं निकलती है शुक्रवाहिनी, जो शुक्राणुओं को कहाँ पहुँचा देती है? कहाँ पे पहुँचाती है? पेशीय नलिका होती है, पेशीय ऊतकों की बनी हुई। तो ये शुक्राणुओं को कहाँ लेके जाती है? शुक्राशय में। जो अपरिपक्व होते हैं बाद में यहाँ पे परिपक्व हो जाते हैं। और फिर शुक्राशय का कार्य होता है कि ये थैलेनुमा पेशीय अंग होता है, और ये शुक्राणु एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है, जो शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, और साथ साथ में क्या करता है? गति प्रदान करता है। पोषण प्रदान कराएगा तो ये जो नवजात शुक्राणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं। उसके बाद इनको गति प्रदान करेगा। स्खलन वाहिनी से ये शुक्राणु आगे पहुंचते हैं। आगे आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है, जिसको अपन वीर्य कहेंगे। वीर्य का निर्माण करती है। ये ध्यान रखें, वीर्य अलग है, शुक्राणु अलग है। तो देखो इस चीज को भी यहाँ समझ लेते हैं। एक है वीर्य और एक होता है केवल क्या? शुक्राणु। तो वीर्य क्या होता है? ये शुक्राणुओं के साथ में क्या भरा होता है? प्लस तरल पदार्थ भरा होता है। तरल पदार्थ,
तरल पदार्थ, इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। ये ध्यान रखना है। शुक्राणु इसी का पार्ट, इसके अंदर शुक्राणु पाए जाते हैं। और तरल पदार्थ भी होता है, तो तरल पदार्थ व शुक्राणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। तो देखो टेस्ट, शुक्राणुओं से निर्माण तो हुआ वृषण से, फिर आगे प्रोस्टेट ग्रंथि का तरल इसमें मिल गया, और साथ साथ में किसका, प्रोस्टेट ग्रंथि का और शुक्राशय का, दोनों ग्रंथियों के तरल इसमें मिल जाते हैं, जिसके कारण वीर्य का निर्माण होता है। और फिर शिशन द्वारा मादा जननांगों में इन वीर्य को छोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं नर जनन तंत्र के आगे वाला भाग है इसी का, प्राथमिक लैंगिक अंग। अभी आपने पढ़ा था प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। फिर आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे द्वितीयक अंग। तो देखो इसके आगे वाली जो स्लाइड होगी उसमें अपन पढ़ेंगे वृषण के बारे में और इसके बारे में। उससे पहले प्राथमिक लैंगिक अंगों से पहले हमने ये पढ़ लिया था कि देखो प्राथमिक लैंगिक अंगों के तौर पर एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण। और द्वितीयक लैंगिक अंगों के तौर पर इन सब का वर्णन करेंगे। एक वृषण कोष होते हैं, शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, मूत्रवाहिनी होती है और शिशन। ये सब हमने डायग्राम में यहाँ पे पढ़े कि यहाँ पे एक जोड़ी वृषण होते हैं, ये प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। बाकी वृषण को शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिशन, ये सभी क्या होते हैं, ये द्वितीयक अंग होते हैं। क्या होते हैं भाई, द्वितीयक अंग होते हैं। तो अपन बात की अभी किसकी, प्राथमिक लैंगिक अंगों की। तो प्राथमिक जो लैंगिक अंग है, इसके तौर पर सामान्यतः प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। तो ये प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं मनुष्य में। और ये किसका काम करते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंगों का काम करते हैं। इसकी स्थिति के बारे में बात करें, स्थिति, तो ये ध्यान रखें, इनकी स्थिति है उदर गुहा में, उदर गुहा के बाहर की ओर, उदर गुहा के बाहर की ओर और कहाँ पे, वृषण कोशों में लटकती हुई संरचना है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। और जो ये प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, ये सामान्यतः हार्मोनों का स्त्रवण करते हैं। किसका करते हैं भाई, हार्मोनों का स्त्रवण करते हैं। इसलिए इन्हें जनद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जनद कहते हैं। जनन कोशिकाओं का भी निर्माण करते हैं और हार्मोनों का भी निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जनद कहते हैं। और जो जनद का काम करते हैं, जनद का काम मनुष्य में, जनद के रूप में एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। ये छोटे अंग होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, वो छोटे अंग होते हैं, उदर गुहा के बाहर की ओर वृषण कोशों में स्थित होते हैं। ये हार्मोनों का स्त्रवण करते हैं और इन्हें इसलिए क्या कहते हैं, गोनेड्स कहते हैं, जनद कहते हैं। और ये जनद के रूप में मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। इनके कार्य के रूप में बात करते हैं कि ये होते क्या है वृषण। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं वृषण के बारे में। वृषण होते क्या है, सामान्यतः उदर गुहा के बाहर लटकती संरचना होती है। फिर हमने पढ़ा ये वृषण कोशों में स्थित होते हैं। वृषण कोशों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये वृषण कोशों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं।
वृषण कोशों में स्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सामान्यतः जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। सामान्यतः जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का क्या करते हैं, का निर्माण करते हैं। तो ये वृषण होते हैं और ये कितने होते हैं, एक जोड़ी। ये सामान्यतः उदरगुहा के बाहर लटकती संरचना है, वृषण कोशों में स्थित होते हैं। सामान्यतः जनन कोशिकाओं या जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर देखें, इनसे हार्मोन भी स्रावित होता है। इनसे हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण होता है। तो ये हार्मोनों का भी क्या करते हैं, स्त्रवण करते हैं। सामान्यतः उदरगुहा के बाहर लटकती संरचना होती है और वृषण कोशों में स्थित होते हैं। जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं और हार्मोन किसका, टेस्टोस्टेरोन का भी क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। अब देखें, इसमें और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि ये कुछ कहाँ पे स्थित होते हैं, वृषण कोशों में। किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं का। और किसका, इनसे कुछ हार्मोन भी निकलते हैं या जननी कोशिकाओं का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। ये हमारे शरीर के प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ये प्राथमिक लैंगिक अंग कहलाते हैं। तो ये था वृषण के बारे में, ये प्राथमिक लैंगिक अंग था और प्राथमिक लैंगिक अंगों के बारे में आपको इतना लिखना है। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, द्वितीयक लैंगिक अंग। तो बात कर रहे हैं द्वितीयक लैंगिक अंग की। तो देखो, द्वितीयक लैंगिक अंगों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि द्वितीयक लैंगिक अंगों का निर्माण किस किस से होता है। तो हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होते हैं, एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के अलावा क्या क्या होता है उसके बारे में पहले लिख देते हैं। तो इसमें एक तो हमने पढ़ लिया कि प्राथमिक अंग तो क्या होते हैं, एक जोड़ी वृषण, और द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं वृषण कोश। क्या होते हैं, वृषण कोश। और वृषण कोश के बाद में पाई जाती है क्या, शुक्रवाहिनी, जो किस में खुलेगी आगे जाके, शुक्राशय में। किस में खुलेगी, शुक्राशय में। शुक्राशय से तरल पदार्थ का स्त्रावण होगा जो शुक्राणुओं को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा, गति प्रदान करेगा। तो शुक्राशय, और शुक्राशय आगे जाएगा स्खलन वाहिनी से होता हुआ किसमें, प्रोस्टेट के पास, प्रोस्टेट ग्रंथि। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद में आ जाता है यहाँ पे मूत्र मार्ग। क्या आ जाता है, मूत्र वाहिनी। और मूत्र वाहिनी के बाद में आता है लास्ट में एक और पॉइंट पढ़ेंगे, शेषन। क्या पढ़ेंगे, शेषन। तो ये सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं। याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। वृषण तो है प्राथमिक लैंगिक अंग, और वृषण के चारों ओर जो कोश होता है, चैम्बर होता है, उसके ऊपर एक आवरण होता है, उसको बोलेंगे वृषण कोश। शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्रवाहिनी और शीशन, ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, देखें नेक्स्ट है वृषण कोश। क्या होते हैं वृषण कोश। तो अपन लिखेंगे वृषण के चारों ओर मांसल संरचना क्या है, वृषण कोश कहलाते हैं। वृषण कोश कहलाते हैं।
ये क्या करते हैं, इनका कार्य ये हमारे शरीर में क्या होता है उसके बारे में भी लिख देते हैं। वैसे ये शुक्राणु का कार्य ये होता है कि शुक्राणुओं को कम तापमान में रखना, यानी शुक्राणुओं को सुरक्षित रखना, वृषणों की सुरक्षा करना। तो वृषण कोशों से पहले अपन बात करें, शरीर में शुक्राणुओं के निर्माण हेतु कम ताप की आवश्यकता होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में शुक्राणु बनते हैं, लेकिन शरीर से तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमारे शरीर में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए निर्माण हेतु कम ताप की आवश्यकता होती है। अतः जो ये वृषण कोश होते हैं तो हमारे शरीर से क्या करते हैं, ये कम ताप प्रदान करते हैं। किसको, शुक्राणुओं के लिए। तो ये वृषणों को कम ताप में रखने का काम कौन करते हैं, वृषण कोश करते हैं। तो ये ध्यान रखें, वृषणों को कम ताप कौन, वृषण कोश प्रदान करते हैं। इनमें पाई जाती है, ध्यान रखें, डाल्टोस्पेशिया। क्या पाई जाती है, डाल्टोस्पेशिया। 10th स्टैंडर्ड का है नहीं, लेकिन डाल्टोस्पेशिया पाई जाती है, जिसके कारण जब सर्दियां आती है तो इन वृषणों को ये डाल्टोस्पेशिया खींचकर शरीर से चिपका देती है, जिसके कारण कि शुक्राणुओं को क्या हो, तापमान मिलता रहे और ज़्यादा ठंडे तापमान में ये भी निर्माण नहीं होता है, इसलिए शरीर से चिपक जाते हैं। जब गर्मियों के दिन होते हैं, शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जो पेशियाँ होती है डाल्टोस्पेशिया वो शिथिल हो जाती है, जिसके कारण शुक्राणु ये जो वृषण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, शरीर से लटक जाते हैं। तो वृषण के चारों ओर, ये वृषण के बारे में बात हो रही थी, वृषण कोशों के बारे में। वृषण के चारों ओर मांसल संरचना होती है, जिसको वृषण कोश कहते हैं। शरीर में शुक्राणुओं के निर्माण हेतु कम ताप की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखें, शुक्राणु के निर्माण के लिए क्या होती है, कम ताप की आवश्यकता होती है। वृषणों को कम ताप वृषण कोश प्रदान करते हैं, और ये क्या करते हैं, वृषणों की सुरक्षा भी करते हैं। तो ये सभी वृषण कोश के बारे में था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुक्रवाहिनी। तो ये ध्यान रखें, हमने ये पढ़ा था कि वृषणों से निकलने वाली एक नलिका होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो अपन लिखेंगे, यह एक पेशीय नली है, पेशीय नलिका है। कैसी नलिका है, पेशीय नलिका है, जो शुक्राणुओं को शुक्राशय में ले जाती है। कहाँ ले जाती है, शुक्राशय में ले जाती है। इसका ये कार्य होता है। शुक्रवाहिनी क्या करेगी, शुक्राणुओं को लेके कहाँ जाएगी, शुक्राशय में। हमने डायग्राम में पढ़ा था। तो देखें, यह नली फूलकर एक थैलेनुमा संरचना बनाती है, संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे शुक्राशय कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि ये नली होती है जो शुक्राणुओं को कहाँ लेके जाती है भाई, शुक्राशय में लेकर जाती है। और ये बीच में फूलकर एक थैलेनुमा संरचना का भाग निर्माण करती है, जिसको क्या कहते हैं, शुक्राशय। यानी शुक्राशय का निर्माण किससे होता है, शुक्रवाहिनी से ही होता है। फिर अपन बात करेंगे, जो ये होती है, ये क्या करता है, मुख्य कार्य तो ये होता है, शुक्राणुओं को कहाँ से, वृषणों से लेकर कहाँ लेके जाती है, शुक्राशय से। तो अपन कहेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ी होती है, एक भाग
इसका एक भाग वृषण से व दूसरा भाग शुक्राशय में खुलता है, शुक्राशय में खुलता है। ये भी ध्यान रखना है कि दूसरा भाग किस में खुलता है, शुक्राशय में खुलता है। तो ये क्या है, शुक्रवाहिनी होती है। तो हमने डायग्राम में देखा था, एक बार वापस बता देते हैं कि डायग्राम में क्या देखा था आपने, कि डायग्राम में ये देखा था कि ये वृषण थे, वृषण से क्या निकल रही थी, एक शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी बल्ब नुमा या थैलेनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही, जिसको क्या कहते हैं, शुक्राशय। अब बात करेंगे शुक्राशय की, कि शुक्राशय ये क्या होता है, शुक्रवाहिनी एक थैलेनुमा भाग का निर्माण करती है, जिसको शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय में क्या भरे होते हैं, शुक्राशय में तरल पदार्थ होता है जो ऊर्जा, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है और गति प्रदान करता है। फिर आगे एक नली खुलती है जिसको क्या कहते हैं, स्खलन वाहिनी, और आगे आएगी प्रोस्टेट ग्रंथि। तो इनके बारे में अपन वापस बात करने वाले हैं। तो अपन ने बात की अभी किसके बारे में, शुक्रवाहिनी के बारे में। तो शुक्रवाहिनी के बाद में अपन पढ़ेंगे शुक्राशय। क्या पढ़ेंगे, शुक्राशय। शुक्राशय किसे कहते हैं, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी द्वारा एक थैलेनुमा आकृति का निर्माण होता है, आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे शुक्राशय कहते हैं, जिसे शुक्राशय कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। तो ये तो शुक्राशय की परिभाषा हुई। अब इसका कार्य पढ़ते हैं। तो इसका कार्य होता है किसका, शुक्राशय का। कार्य क्या करता है, यह एक तरल का स्त्रावण करता है, एक तरल का क्या करता है, स्त्रावण करता है। जो ये तरल क्या काम करता है भाई, कौन करता है तरल का स्त्रावण, शुक्राशय। अब देखें, तरल का स्त्रावण करता है जो शुक्राणुओं को क्या करता है, शुक्राणुओं को एक तो पोषण प्रदान करता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, और शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। क्या करता है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है ये तरल पदार्थ। साथ साथ में ये कहें कि जो ये शुक्राशय होता है उसका एक कार्य और होता है, इसमें शुक्राणु क्या रहते हैं, जमा रहते हैं। वो सारे अपरिपक्व होते हैं, बाद में यहाँ से पोषण प्राप्त करके क्या हो जाते हैं, वो परिपक्व हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, जो शुक्रवाहिनी आ रही थी वो फूलकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसको अपन शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय में क्या जमा रहते हैं, शुक्राणु जमा रहते हैं। ये शुक्राणु अपरिपक्व होते हैं और इस शुक्राशय द्वारा एक तरल का स्त्रावण किया जाता है, और ये तरल शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है और इन शुक्राणुओं को क्या प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। तो ये शुक्राशय हुआ। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि की। हमने पढ़ा था कि शिशन के अंतिम भाग पर जड़ भाग में, शिशन के जड़ भाग में एक ग्रंथि पाई जाती है, और उस ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में आपने सुना होगा, कई जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्रंथि फूल जाती है, और उनमें जो मूत्र का उत्सर्जन होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, दर्दपूर्ण उत्सर्जन होता है या रुक रुक कर उत्सर्जन होता है। उसमें क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि आकार में फूल जाती है, जिसके कारण मूत्र वाहिनी क्या हो जाती है, दब जाती है, जिसके कारण मूत्र का उत्सर्जन करने में उनको दर्द का अनुभव होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें इस ग्रंथि को क्या कर दिया जाता है, बाद में हटा दिया जाता है, ऑपरेशन करके शल्य क्रिया द्वारा इसको हटाया जाता है। कई सारे अस्पतालों में लिखा जाता है कि यहाँ पे प्रोस्टेट का क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। तो अभी अपन डायग्राम में वापस देखेंगे इसको। तो अपन देखो प्रोस्टेट ग्रंथि को मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि प्रोस्टेट ग्रंथि होती कहाँ है
और क्या काम करती है। तो हमने ये देखो प्रोस्टेट ग्रंथि बताई थी। तो जब यहाँ से देखो ये जो भाग है इसमें भरा होता है यूरिन, क्या भरा होता है, यूरिन भरा होता है। और फिर जो यूरिन है जब ये पास आउट होता है, यहाँ का जो यूरिन है, जो ये यूरिन जब यहाँ से पास आउट होता हुआ इधर से निकलता है तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि फूल जाती है, जिससे कि उनको मूत्र त्यागने में दर्द का अनुभव होता है। ये फूल कर बड़ी हो जाती है। जब ये फूलेगी, जो बीच वाली ट्यूब है उसके ऊपर दाब ज़्यादा आएगा, दाब आने पर ये सिकुड़ जाएगी, जिससे कि मूत्र उत्सर्जन में क्या होगा, दर्द का अनुभव होता है। तो ये बुढ़ापे में व्यक्तियों की प्रोस्टेट ग्रंथि को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में अपन बात करेंगे और इसका कार्य भी हमने पढ़ा था कि इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है भाई, क्या करती है ये भी तरल पदार्थ का स्त्रावण करती है और वीर्य का भाग बनाती है। ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करने में सहायक होती है। तो इसके बारे में बात करते हैं अपन प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है। तो देखो प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में बात की तो शीशन के जड़ भाग में पाई जाने वाली ग्रंथि है। कहाँ पाई जाती है, स्थिति के बारे में, यह शीशन के जड़ भाग में पाई जाने वाली बहिस्त्रावी ग्रंथि है। बहिस्त्रावी ग्रंथि है। हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो स्त्रावी ग्रंथि है। आगे अपन पढ़ेंगे, ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ेंगे। एक होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि और एक होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के बारे में पाचन तंत्र में पढ़ा था कि कुछ ग्रंथियां वो होती है, अंतःस्त्रावी का मतलब वो अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है। उनको क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि उनमें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। वो अपने स्राव को सीधे रक्त में छोड़ती है, जबकि ये बहिस्त्रावी ग्रंथियां अपने स्राव को नलिकाओं में छोड़ती है। ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती है, तो अपने स्राव को बंद नलिकाओं में छोड़ती है, इसलिए इनको बहिस्त्रावी ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सी है, बहिस्त्रावी ग्रंथि है। फिर इनके कार्य के बारे में करते हैं बात। तो ये देखो यह ग्रंथि तरल क्षारीय पदार्थ का स्त्रावण करती है। ये पदार्थ क्या करता है, ये पदार्थ शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये क्षारीय पदार्थ का स्त्रावण इसलिए करती है क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं उनका माध्यम क्षारीय होने के बाद जब मादा की योनि में शुक्राणुओं को छोड़े जाते हैं, वहाँ का माध्यम होता है अम्लीय, तो शुक्राणु वहाँ पे नष्ट हो जाते हैं काफ़ी मात्रा में। इसलिए प्रोस्टेट ग्रंथि उसमें क्षार डाल देती है ताकि वहाँ का माध्यम उदासीन हो जाता है और शुक्राणु मरने से बच जाते हैं और जनन में सहायक होती है। इसलिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि आवश्यक होती है। तो ये तरल क्षारीय पदार्थ का क्या करती है, स्त्रावण करती है। और ये मुख्य तरल होता है, उसका मेन ये कार्य ये भी है कि शुक्राणुओं को क्या करती है, गति प्रदान करती है प्रोस्टेट ग्रंथि। और मैंने आपको बताया था कि प्रोस्टेट ग्रंथि जब बुढ़ापा में कई बार बुजुर्ग लोगों में फूलकर बड़ी हो जाती है, मूत्र को विसर्जन करने में दर्द होता है, जिसके कारण इस ग्रंथि को शल्य क्रिया द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखें नेक्स्ट बात है मूत्र मार्ग की। तो ये ध्यान रखें, जब आपने ये समझा कि शुक्रवाहिनी थी, क्या थी, शुक्रवाहिनी, ये माना कि यहाँ पे शुक्राशय था और शुक्रवाहिनी शुक्राशय से निकलती, ये तो थी क्या, शुक्रवाहिनी, क्या थी, शुक्रवाहिनी। और यहाँ पे क्या था, ये शुक्राशय, क्या था, शुक्राशय। और शुक्राशय के बाद में ये लिखा था यहाँ पे स्खलन वाहिनी। तो जो ये स्खलन वाहिनी थी और इस स्खलन वाहिनी ऐसे मिलकर किसके साथ, मूत्र मार्ग के साथ, किसके साथ, मूत्र मार्ग के साथ एक नई नली का निर्माण करती थी। इस नली को अपन क्या कहते थे, इस नली को कहते थे क्या, मूत्र मार्ग। तो ये मूत्र मार्ग था जो आगे चलकर किस में मिलने वाला है, मूत्र जनन मार्ग में मिलने वाला है। तो इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो ध्यान रखें,
मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग व स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी मिलकर एक संयुक्त नली का निर्माण करती है। एक संयुक्त नली का निर्माण करती है, संयुक्त नली का निर्माण करती है, जिसे क्या कहेंगे भाई, जिसे मूत्र जनन मार्ग कहते हैं। मूत्र जनन मार्ग क्यों कहेंगे? क्योंकि वह मूत्र का भी उत्सर्जन करता है और जनन के रूप में, जनन में भी सहायक होता है, शुक्राणुओं को भी उत्सर्जित करता है। इससे मूत्र मार्ग से, तो इससे जो ये मूत्र जनन मार्ग बना, इस मूत्र जनन मार्ग से, इससे शुक्राणु, साथ में मूत्र, शुक्राणु, मूत्र व किसको, प्रोस्टेट के स्त्राव को बाहर छोड़ने का कार्य मूत्र जनन मार्ग ही करता है। तो ये डायग्राम में हमने देखा था मूत्र मार्ग, और फिर यहाँ से क्या, स्खलन वाहिनी, दोनों मिलकर क्या बनाती है, एक संयुक्त नली बनाती है, उसको अपन कहते हैं मूत्र जनन मार्ग। और इस मूत्र जनन मार्ग से शुक्राणुओं का, मूत्र का और प्रोस्टेट का जो स्त्राव होता है, उन सब को क्या करता है, बाहर छोड़ने का काम यही करता है। कौन? मूत्र जनन मार्ग। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं शीशन के बारे में, पेनिस के बारे में। तो ये ध्यान रखें, वर्षण कोष थे, तो वर्षण के बीच में एक बेलनाकार पेशीय लटकती संरचना क्या कहलाती है? संरचना शीशन कहलाती। क्या कहलाती है? शीशन कहलाती है। तो ये शीशन की बारे में इंट्रोडक्शन था। शीशन कहलाता है, शीशन होता है तो वहाँ पे स्थित होता है वर्षणों के बीच में, दोनों जो वर्षण थे उनके बीच में एक बेलनाकार या पेशीय, एक पेशीय लटकती संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? शीशन कहते हैं। ये इरेटिक होता है। इरेटिक का मतलब ये उत्तेजित अवस्था में होता है, तब की बात है। तो ये सामान्य अवस्था में, यह सामान्य अवस्था में या शिथिल अवस्था में, सामान्य अवस्था में छोटा होता है और यह उत्तेजनशील अंग है। उत्तेजनशील अंग है। नेक्स्ट इसका काम यह है, सामान्यतः यह मूत्र का उत्सर्जन करता है, यानी मूत्र को त्यागने में क्या होता है, ये सहायक होता है। लेकिन ये ध्यान रखें, लैंगिक जनन के दौरान जब जनन होता है, लैंगिक जनन के दौरान यह उत्तेजित हो जाता है तथा शुक्राणुओं को मादा जननांगों में छोड़ता है। ये इसके काम होते हैं।
तो ये ध्यान रखें, शिशन एक बेलनाकार पेशीय लटकती संरचना होती है, शिशन कहलाती है। दोनों वृषण कोशों के बीच में होती है या वृषणों के बीच में होती है। ये सामान्य अवस्था में छोटा और उत्तेजनशील अंग होता है। ये मूत्र का उत्सर्जन करने का मुख्य कार्य होता है, लेकिन जनन के दौरान ये भी करता है कि उत्तेजित होकर क्या करता है, शुक्राणुओं को क्या करता है, मादा जननांगों में छोड़ने का काम भी करता। कौन? शिशन। तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था सारा, और हम एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा आपने। तो हमने ये पढ़ा कि जनन तंत्र पढ़ा था, और जनन तंत्र में हमने ये पढ़ा था कि जनन तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है, प्राथमिक अंगों से और द्वितीयक अंगों से। प्राथमिक अंग कौन से होते हैं? एक जोड़ी वृषण, और ये वृषण कोशों में स्थित होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। फिर पढ़ा था वृषण कोश, जो कि द्वितीयक अंग है। द्वितीयक अंग कौन कौन से? वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय। फिर क्या पढ़ा था आपने? प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसके बाद में शिशन के बारे में, मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ा था। ये सभी द्वितीयक अंग होते हैं। तो वृषणों से महीन ऊपर आवरण होता है जिसको वृषण कोश कहते हैं, ये वृषणों की सुरक्षा करते हैं। फिर द्वितीय पढ़ा था शुक्रवाहिनी, जो वृषणों से निकलती है, शुक्राशय तक जाती है। ये शुक्राणुओं को वृषण कोशों से कहाँ लाती है? शुक्राशय में। शुक्राशय क्या होता है? एक थैलेनुमा मांसल भाग होता है जो शुक्रवाहिनी से फूलकर एक थैलेनुमा भाग बनता है, उसको अपन शुक्राशय कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ का स्त्रावण होता है जो वीर्य का भाग भी बनाता है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, शुक्राणुओं को गति प्रदान भी करता है। शुक्राशय से एक महीन ट्यूब निकलती है जिसको अपन क्या कहते हैं? स्खलन वाहिनी, और ये क्या करती है? शुक्राणुओं को मूत्र जनन मार्ग में स्खलित करती है। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि पढ़ा था। प्रोस्टेट ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ये भी तरल पदार्थ का स्त्रावण करती है, और ये तरल पदार्थ क्या करता है? शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, और ये क्षारीय पदार्थ का स्त्रावण करती है। अब यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पे मूत्र मार्ग भी आ रहा है, और साथ साथ में क्या आ रहा है? स्खलन वाहिनी। दोनों मिलकर एक संयुक्त नली का निर्माण करती है। उस संयुक्त नली को कहते हैं मूत्र जनन मार्ग या मूत्र जनन नलिका कहते हैं। और ये मूत्र जनन नलिका किसको? मूत्र को व शुक्राणुओं को, दोनों को त्यागने में क्या कार्य करती है। फिर हमने शिशन के बारे में पढ़ा था कि मांसल संरचना होती है, दोनों जो वृषण होते हैं उन दोनों के बीच में ये लटकती संरचना होती है, और जो क्या करती है? मूत्र को व शुक्राणुओं को क्या करती है? त्यागने का कार्य करती है। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा नर जनन तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। तो आप तब तक ये वीडियो समझ में आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।